एम्प्लॉय को सस्टेन करने के लिए, अपने लिविंग को सस्टेन करने के लिए जो दिया जाता है जी, वो सब पीएफ के लिए शामिल होंगे। ठीक है। तो इस वार्तालाप में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड है, कुछ एम्प्लॉयर से रिलेटेड हैं। वो प्रश्न हम नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि जो प्रश्न आपको समझ आना है, जो आपके लायक प्रश्न है, आप सीधा वहाँ तक स्किप करके भी देख सकते हैं। उसका टाइम स्टैम्प हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। दोस्तों, और जिन पुस्तकों की हम बात कर रहे हैं उनमें से 2 पुस्तकें बहुत ही काम की है। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये द्विभाषी बुक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इसके अलावा है स्टेप बाय स्टेप इनटू पीएफ, ये दोनों बहरवा साहब की पुस्तकें हैं, जो पीएफ की बाइबल कहा जाता है उन्हें। ये पुस्तकें आप अपने लाइब्रेरी में रख सकते हैं, विशेषकर एम्प्लॉयर्स जो पीएफ को एकदम कंप्लायंस प्रॉपर रखना चाहते हैं। ये पुस्तकों को आप रेफर करें और पीएफ और पेंशन से जुड़े लगभग सभी जवाब आपको इन पुस्तकों में मिल जाएंगे। तो आइए अब इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं और अब प्रश्न शुरू करते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं सर, 2014 के बाद पीएफ में काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो उसमें से आप कुछ 2-3 मेजर ऐसे अमेंडमेंट बताएं जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स को इफेक्ट करते हैं पीएफ और पेंशन से जुड़े हुए। 2014 के बाद में जो 15,000 रुपये मिनिमम सैलरी की गई है, वो मतलब मैक्सिमम सैलरी सीलिंग की है पीएफ के लिए, उसके अलावा पीएफ में तो ऐसा कोई मेजर अमेंडमेंट आया नहीं है। पेंशन स्कीम में काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं। इसके पहले मैं डीएलआई स्कीम में जो अमेंडमेंट की है वो बता दूं कि ईडीएलआई स्कीम में अमेंडमेंट करके मिनिमम बेनिफिट 2.5 लाख रुपए किया गया है। 2.5 लाख से 6 लाख रुपए के बीच का इंश्योरेंस मिलता है डीएलआई स्कीम में। ये एक मेजर अमेंडमेंट है जो अभी हालांकि इनिशियली उसको 2 साल के लिए रखा है, मिनिमम 2.5 लाख रुपए का बैलेंस बेनिफिट, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जाएगा, वो तो किया जाता है और संभावना भी है। पेंशन स्कीम में जो अमेंडमेंट किए हैं वो कई सारे हैं, जिनमें सबसे पहला तो ये है कि जो पहले से हायर सैलरी पे कंट्रीब्यूशन दे रहे थे और बाद में भी दे रहे हैं, 14 के बाद में भी, उनकी कैलकुलेशन के लिए 15,000 की सीलिंग को तोड़ करके आगे जितनी सैलरी पे कंट्रीब्यूशन दिया गया है उसको पेंशन, उसके आधार पे पेंशन कैलकुलेशन का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो गया 58 साल पे, सुपरएनुएट हो गया, लेकिन कंपनी से रिटायरमेंट का उम्र उसकी 60 साल की है जी, तो वो 2 साल के लिए अपनी पेंशन को पोस्टपोन कर सकता है। ओके। 2 साल अगर पोस्टपोन करेगा तो हर साल के लिए उसकी जो पेंशन बनेगी, 58 साल में जो पेंशन कैलकुलेट की जाएगी उसमें 4% का इंक्रीज कर दिया जाएगा 1 साल के लिए, और नेक्स्ट ईयर होगा तो उसके ऊपर 4% होगा। इस तरीके से 8.1% की प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी पेंशन में। अच्छा। जो 58 में कैलकुलेट होगी। दूसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति 58 पे रिटायर सुपरएनुएट हो गया और 60 साल में उसका कंपनी से रिटायरमेंट होना है और वो चाहता है, तो उसको ये ऑप्शन भी है कि अगर वो चाहे तो अगले 2 साल तक वो पेंशन कंट्रीब्यूशन बराबर दे सकता है। सैलरी जितनी भी है, जितना भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है जी। और उसका बेनिफिट ये होगा कि जो पेंशन कैलकुलेशन होगी उसमें एक तो पेंशनेबल सर्विस में 2 साल ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा उसके। दूसरा, 2 साल बाद में जो भी बेनिफिट ड्यू होंगे, मतलब सैलरी अगर जो भी है बड़ी भी 15,000 या उससे ज़्यादा, उसी के आधार के ऊपर पेंशन कैलकुलेशन होगी। ये दोनों चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि अगर उस दौरान में 58 से 60 के बीच में किसी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली की जो पेंशन मिलेगी वो उसी आधार पे मिलेगी जो एक इन सर्विस डेथ होने के ऊपर मिलती है। ये बेनिफिट इसमें है। तो क्या 2014 के बाद ऐसा नियम है कि अब जिनकी 15,000 से ज़्यादा सैलरी है, बेसिक या पेंशनेबल सैलरी, पीएफ वाली सैलरी, तो अब उनको पेंशन में कवर नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा प्रोविज़न तो देखो इसमें ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है जिसके ऊपर की बड़ी चल रही है कि 2014 के बाद में जो हैं नए एम्प्लॉय उनको पेंशन में पीएफ कवर करना है। तो जो नए रिक्रूटी हैं उनके लिए तो ये प्रोविज़न कर दिया गया है कि वो 15,000 से ज़्यादा सैलरी और पीएफ का मेंबर बनते हैं तो पेंशन का मेंबर नहीं बनाएंगे। ओके। ये इसमें 14 में ही अमेंडमेंट कर दिया था एक्ट 1 सितंबर 14 से जी। और उसके अलावा जो पहले से ही हायर सैलरी पे कंट्रीब्यूशन दे रहे थे
उनके लिए वो देते रहेंगे, उनके लिए कंटिन्यू है। तो अब मतलब 2014 के बाद पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा नए जिनकी एटलीस्ट 15,000 से ज्यादा जो नए रिक्रूटी हैं और पहले से ही अगर पहले यूएन मेंबर है यूएन है तो उनको बेनिफिट मिलेगा। जी सर, लास्ट एक एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि कई बार एम्प्लॉयर कोऑपरेट नहीं करता है एम्प्लॉयज के साथ। जैसे ऐसे केसेस आते हैं कि पीएफ काटा जा रहा है उसकी सैलरी से बट जमा नहीं हो रहा, यूएन नंबर नहीं बताया जा रहा, पीएफ नंबर नहीं बताया जा रहा, रिफंड के लिए फॉर्म पे साइन नहीं किया जा रहा क्योंकि उसने नौकरी छोड़ दिया, कुछ डिस्प्यूट हो गया। तो ऐसे केस में एम्प्लॉय कौन सी ऐसी चीज़ करे जिसमें उसको ज़्यादा लीगल उसमें भी नहीं फंसना पड़े और आराम से उसका थोड़ा काम हो जाए? देखो, इसमें आपके 3 सवाल एक साथ इसमें शामिल हैं जी। पहला तो ये है कि सर्विस करता है लेकिन पीएफ का मेंबर नहीं बनाया उसको, उसके लिए तो ये है कि एक फॉर्म नंबर 11 भरना होता है जी। एम्प्लॉयर अगर वो फॉर्म भरवाया है तो ठीक है, अगर नहीं भरवाया है तो एम्प्लॉय को इंसिस्ट करना चाहिए कि उसका पीएफ काटे। अगर फिर भी एम्प्लॉयर नहीं काटता है उसका पीएफ तो पीएफ कमिश्नर को लिख करके देते हैं जी कि मैं यहाँ पे सर्विस करता हूँ, बशर्ते उसके अंदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि वो वहाँ नौकरी करता है। नौकरी करने का गेट पास होगा उसका और कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। फैक्ट्री के अंदर कोई भी सिक्योरिटी पर्पज से जब आम आदमी को जाने नहीं देते हैं, किसी को ऑफिसर को ही नहीं जाने देते कई बार, तो वहाँ पे कम से कम गेट पास तो बनता है उसका डेली जाने के लिए, चाहे कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय, तो वो चीज़ डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसका और उसके साथ में लगा करके वो पीएफ कमिश्नर को लिख देंगे तो इसके ऊपर कार्रवाई का एक्शन होगी, कार्रवाई होगी उस पर। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि कोऑपरेट नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर उसको लेने के लिए या पीएफ वगैरह का नंबर नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है, साइन नहीं कर रहा, तो अगर पीएफ कट रहा है तो उसकी सैलरी स्लिप वगैरह जो मिलती है उसके ऊपर पीएफ नंबर वगैरह लिखा रहता है। नहीं है तो कोई भी अपना नाम जा करके पीएफ डिपार्टमेंट में बता दें या उससे पूछ सकते हैं तो सर्च करने में आ जाएगा, उसका नाम डिटेल वगैरह मिल सकती है। पीएफ डिपार्टमेंट इस मामले में कोऑपरेट भी करता है, पीआर वगैरह तो जैसे भी हो। और जहाँ तक ये है कि पीएफ क्लेम वगैरह साइन नहीं करता है या क्लेम रिफंड के लिए, सेटलमेंट के लिए उसको कोऑपरेट नहीं करता है एम्प्लॉयर, तो इसकी डरने की कोई बात नहीं है। अभी जब से आधार लिंक हुआ, यूएन नंबर आधार से लिंक हो गया तब से ऑनलाइन एप्लीकेशन देने का प्रोविज़न किया गया है जिसमें एम्प्लॉय अपने यूएन नंबर के साथ में अगर आधार से वेरीफाइड है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दें, एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी एक्टेड अपॉन, उसका सेटलमेंट हो जाएगा। अगर आधार से लिंक नहीं है तो वो अपनी एप्लीकेशन भरे और पीएफ कमिश्नर को यहाँ दे दें, या तो बैंक मैनेजर से करवा ले, सबसे इजी है जिसमें उसका बैंक अकाउंट है तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लीगल प्रोविज़न ये भी है कि अगर कोई एम्प्लॉयर उसका फॉर्म अटेस्ट नहीं करता है और वो पीएफ कमिश्नर को ये लिख करके दे देता है कि एम्प्लॉयर अटेस्ट नहीं कर रहा है या कोई डॉक्यूमेंट साथ में देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, तो पीएफ कमिश्नर उसको लिखेगा एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर की ड्यूटी है पीएफ स्कीम के पैरा 72 में ये जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयर उसको 5 दिन के अंदर वापस पीएफ कमिश्नर को अटेस्ट करके सभी डॉक्यूमेंट के साथ वापस भेजेगा। ये ड्यूटी बाउंड है। अगर उसमें कोई भी कोताही होती है एम्प्लॉयर की तरफ से तो पीएफ डिपार्टमेंट उसमें प्रोसिक्यूशन जैसे एक्शन ले सकता है। तो एम्प्लॉयज़ आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसे केसेस होते हैं और बहुत कॉमन है कि एम्प्लॉयर आपका कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको सर ने बताया वो आप एक्शन ले सकते हैं। और एम्प्लॉयर से ये निवेदन है कि आप अपनी कंप्लाइंस पूरी रखें, केवाईसी अप्रूव करते रहे एम्प्लॉयज़ की, तो वो अपने सारे काम ऑनलाइन कर पाएंगे और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी उसमें, क्योंकि अब लगभग सभी कार्य पीएफ के ऑनलाइन हो गए। सर लास्ट प्रश्न इसमें आपको प्योरली आपसे लीगल पर्सपेक्टिव में जानना चाहेंगे इसका कि जैसा डिस्कस किया हमने, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें वर्कर का इटरेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो उसमें प्योरली फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव पीएफ की क्या क्या कंप्लाइंस कैसे करनी है जिसमें वर्कर रोज आते जाते रहते हैं या बहुत छोटे समय के लिए काम करते हैं? इसमें हालांकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने आप में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है लेबर का, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो पीएफ एक्ट बनाया गया है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को ध्यान में रख करके बनाया गया था इनिशियली और आज भी है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मेजर लेबर को कवर करते हैं उनको भी शामिल किया गया है, जैसे ब्रिक इंडस्ट्री है, ईंट भट्टा उद्योग है, बीड़ी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम है,
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके की आती हैं। ईंट भट्टों में भी उसी तरीके की होती हैं। तो इनको किस तरीके से कवर किया जाए, ये आज के कुछ साल पहले तक तो काफ़ी समस्या मूलक रही है जी। लेकिन अभी अगर एम्प्लॉय को यूएन नंबर एक बार अलॉट कर दिया जाता है और वो उसको एम्प्लॉय रख के, जैसे अपना आधार या राशन कार्ड वगैरह प्रिजर्व करके रखता है, सुरक्षित रखता है, उस तरीके से यूएन नंबर को अगर सुरक्षित रखेगा तो जहाँ पर भी जाएगा वो एम्प्लॉयर को अपना कार्ड दे देगा, तो वो मेंबरशिप कंटिन्यू हो जाएगा और उसको कोई समस्या नहीं रहेगी और वो पैसा एक ही जगह रहेगा। पहले तो क्या था कि अलग एम्प्लॉयर से उसका खाता नंबर एम्प्लॉयर से जुड़ा रहता था, तो एम्प्लॉयर बदलते ही उसको कैसे करेगा। लेकिन अभी जहाँ पर भी रहेगा, जिस भी एम्प्लॉयर के पास में रहेगा, वो उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नए सिरे से, उसके साथ में लिंक हो जाएंगे। क्या एक एम्प्लॉय एक ही समय में अलग अलग फर्म्स में रजिस्टर्ड रह सकता है? अलग अलग फर्म में रजिस्ट्रेशन का इसके प्रोविजन नहीं है। हालांकि बेसिकली पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के कवरेज का तो प्रोविजन था मैनुअली में, लेकिन अब इसके अंदर अलग अलग एम्प्लॉयर के साथ में एक साथ रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट नहीं होता है यूएन नंबर। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इस वजह से इसके बारे में डिपार्टमेंट को ध्यान देना जरूरी है। ओके, तो सर मुझे लगता है आपके काफ़ी सारे प्रश्नों का आज इसमें समाधान हुआ होगा, एम्प्लॉयज़ का भी, एम्प्लॉयर्स का भी। और सर ने हमें अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके और भी कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताइए, हम आने वाले कुछ एपिसोड में उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सर की बहुत सारी पुस्तकें, इसमें से एक विशेष पुस्तक जिसके बारे में सर ने बताया है, द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि पीएफ की बाइबल है। इसके अंदर पीएफ से जुड़े हुए लगभग सभी सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये पुस्तक आप रेफ़र कर सकते हैं और एम्प्लॉयर्स अपने लाइब्रेरी में ये पुस्तक रख सकते हैं। इसके अलावा भी सर की काफ़ी सारी पुस्तकें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। क्या सर ये ऑनलाइन अवेलेबल है पुस्तकें? ऑनलाइन ये नहीं है, बल्कि दूसरी स्टेप बाय स्टेप है और पीएफ से संबंधित नहीं है, राजनीति से संबंधित है वो किताब है। तो एक और पुस्तक है सर की, स्टेप बाय स्टेप इनटू ईपीएफ, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप वो पुस्तक के बारे में भी देखकर, इंग्लिश में है, इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है वो पुस्तक, तो वो उसमें आपको सरल भाषा में पीएफ के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद।